नमस्कार। हेलो डॉक्टर लाइव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करने जा रहे हैं श्वास रोग समस्या एवं उसके समाधान के बारे में। और इसी विषय पर चर्चा और उसके समाधान को लेकर आज हमारे बीच सादर आमंत्रित हुए हैं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग में बतौर विभागाध्यक्ष पद पर कार्यरत प्रोफेसर मलय सरकार जी। नमस्कार डॉक्टर सरकार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए आपको साझा कर दें, जो कोई भी अपनी किसी भी समस्या में उसके समाधान को लेकर हमारे साथ जुड़ना चाहते हों, वह हमारा दूरभाष नंबर नोट कर लें। हमारा दूरभाष नंबर रहेगा 0177 2800 एवं 2800 श्वास रोग, चूँकि अब हम सर्दियों का जो मौसम है वो अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ ही दिनों से आपने देखा होगा कि सर्दी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई हम नज़र आ रही है। और इस दौरान कई ऐसी समस्याएं देखी गई हैं जिसमें से कि श्वास रोग की अगर हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण बनती है उस पर चर्चा, उसके लक्षणों को जानना और उसके समाधान को लेकर हमें सजग और सतर्क रहना। तो सबसे पहले आपसे जानेंगे कि श्वास रोग क्या क्या हैं और सर्दियों में ख़ास तौर पर किस तरह की बीमारी ज़्यादा उत्पन्न होती है। कुछ बीमारी सर्दियों में बहुत ज़्यादा होते, पेशेंट को फ्लेयर अप हो जाते, उनकी जो लंग की जो सिम्टम वगैरह। तो उसमें एक मेन डिजीज़ है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जिसको हमने शॉर्ट में COPD बताते। अस्थमा की भी इस टाइम अटैक हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन कॉमन होते, पॉल्यूशन भी एक इशू होते प्लेन में पर्टिकुलरली, तो उससे अस्थमा अटैक भी ज़्यादा हो सकता है। निमोनिया भी कॉमन होते। तो मेन जो 3 डिजीज़ है जिसमें हमें सजग रहना है, उसकी ट्रीटमेंट प्रॉपरली करना है और प्रिवेंशन के ऊपर भी ध्यान देना है, पर्टिकुलरली विंटर की पीरियड में। जी, तो आपने बताया जैसे कि COPD आपने बताया क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसमें कौन से वर्ग के जो मरीज़ हैं वो ज़्यादा आते हैं, उसमें एज का क्या प्रभाव है। अगर महिलाओं की तुलना अगर हम पुरुषों की बात करें तो उसमें क्या इंसिडेंस रहता है, और अगर वातावरण की बात करें तो सर्दियों की बनस्पत बरसात के मौसम में और गर्मियों में इसका क्या क्या सीधा सीधा संबंध है। COPD एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, परमानेंट डिजीज़ है। COPD की ट्रीटमेंट तो है, बट ये डिजीज़ धीरे धीरे प्रोग्रेस होते। इसकी जो मेन रीज़न पाया गया एक स्मोकिंग होते, बट डेवलपिंग कंट्री में इंडोर एयर पॉल्यूशन, बायोमास फ्यूल स्मोक, जो चूल्हा जलाना, हीटिंग पर्पस में चूल्हा जलाते व खाना बनाने के लिए, कुकिंग के लिए, ये भी एक मेजर रिस्क फैक्टर है। ये मैं बताऊंगा कि ये स्मोकिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। ये छोड़ के आउटडोर एयर पॉल्यूशन भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है COPD के लिए। लेटेस्ट ये पाया गया जे जिनको छोटे उम्र में बार बार निमोनिया होते, जिनकी पेरेंट्स स्मोकिंग करते, छोटी उम्र से वो सेकेंडरी स्मोक एक्सपोजर होते, उसमें भी फ्यूचर में COPD डेवलप हो सकता है। तो ये सारी रीज़न है COPD की। तो अगर हमें रीज़न पता है तो उसको प्रिवेंशन करना इजी होते। आपने पूछा था किस एज ग्रुप में ज़्यादा होते। ये जो इसकी जो इम्पैक्ट होते हैं स्मोकिंग व पॉल्यूशन, इसकी इम्पैक्ट काफ़ी लंबा टाइम से होते। तो यूजुअली 35-40 ईयर्स की बाद ही इसकी प्रभाव मिलते हैं। और आपको पता है जो मेल आउटडोर में ज़्यादा काम करते, उनको एक्सपोजर ज़्यादा होते, स्मोकर ज़्यादा मेल में होते, तो इसलिए मेल में ज़्यादा मिलते। बट फीमेल में एक पर्टिकुलर रीज़न है, जैसा चूल्हा में खाना बनाना, हीटिंग पर्पस, उससे एक्सपोजर होते, इसलिए फीमेल में नॉन स्मोकर होने के बाद भी COPD ज़्यादा हो सकता है। इसमें ये भी देखा गया जो फीमेल में डिजीज सीवियरिटी मेल से ज़्यादा होते हैं। जी, तो आपने बखूब बताया कि जैसे कि आप बोल रहे हैं कि बायोमास फ्यूल एक्सपोजर, जैसे कि हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जो चूल्हे का जिसमें लकड़ी से धुआं जो उत्पन्न होता है उसके द्वारा भी बहुत लंबे अरसे से अगर आप उसी कार्य से जुड़े हुए हैं तो भी आप COPD के शिकार हो सकते हैं। डेफिनेटली। और ख़ास तौर पे आप ये भी बता रहे थे कि बच्चों में भी अगर निमोनिया, रिकरेंट निमोनिया है तो भी उनकी देखभाल टाइम से करनी चाहिए, उनका उपचार टाइम से करना चाहिए, जो कि इस बीमारी को
वो प्रोग्रेस करने से अपने आप को बचाव कर सकते हैं। बच्चों में जैसा आपने बोला, जी। बच्चा में रिकरेंट निमोनिया हो रहा है, फिर उनको भी एनवायरमेंटल टोबैको स्मोक बोलते हैं, जैसा कोई स्मोकिंग कर रहा है, हम अगर उसकी धुआं अंदर ले उसको बोलते हैं सेकेंड हैंड स्मोक। तो ये सारी लंग की ग्रोथ को इम्पेयर करते हैं, तो इसलिए फ्यूचर में रिस्क रहते इसमें कुछ परसेंटेज को सीओपीडी डेवलपमेंट होने की। आप जैसे सीजन की भी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि आजकल जैसे पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है सीओपीडी, और जितने भी फेफड़े और श्वास रोग संबंधित जो भी समस्याएं देखी गई हैं, चाहे वो निमोनिया के रूप में देखी गई हैं, चाहे वो सीओपीडी के रूप में देखी गई हैं, चाहे वो मैलिग्नेंसी लंग कैंसर के रूप में देखी गई है, तो पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। साथ ही में जैसे सर्दियों का मौसम है, इसमें क्या ये बीमारी की उग्रता ज़्यादा होने की संभावना बढ़ती है, या सर्दियों के मौसम में जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं तो यहाँ अक्सर देखा गया है, अगर हम प्लेन्स की तुलना करें तो वातावरण काफ़ी शुद्ध स्वस्थ रहता है, तो क्या तब भी संभावना बढ़ती है जो सर्दी है इसका ट्रिगर बन सकता है या नहीं? यस, जैसा आप बहुत ठंड मौसम में वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होते, आप बहुत ठंडा में जिसको सीओपीडी है बाहर मॉर्निंग वॉक में जाएंगे तो ठंड की वजह से उनकी सांस नाली भी छोटे हो सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन मैंने बोला इन्फ्लुएंजा कुछ और वायरस है जो सर्दी में ज़्यादा होते। प्लस अपने सर्दियों में जैसा हीटिंग पर्पस में चूल जैसा लकड़ी वगैरह इस्तेमाल होते, तो ये भी एक रीज़न है जो सर्दी के टाइम क्यों ज़्यादा होते ये सारी। प्लस आपने देखा दिल्ली में इस टाइम प्लेन में पॉल्यूशन ज़्यादा होते, उसकी बहुत सारी रीज़न होते। एक रीज़न होते जो आपको क्रॉप्स बर्निंग एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, तो इस वजह से सर्दी की टाइम ये ज़्यादा होने की संभावना रहती है। जी, जिस तरह से पिछले 2-3 सालों पहले जैसे कोविड-19 आया और उसने कितनी त्रासियाँ, कितनी मासूम जिंदगियों को मौत के घाट उतारा, तो उस दौरान ये जो मास्क पहनने का रिवाज था ये काफ़ी प्रचलन में है। तो क्या आप समझते हैं कि जो ये मास्क लगाना है हमारे को सीओपीडी की प्रोग्रेशन से भी बचा सकता है, और अगर वो मास्क लगाना है तो वो सीओपीडी से बचने के लिए किस तरह का मास्क लगाना अनिवार्य है? मास्क जो प्रिवेंट कर सकता है एरोसोल पार्टिकल्स, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन जो होता है एक इम्पॉर्टेंट रीजन होता है एरोसोल, जो पार्टिकल साइज 5 माइक्रोमीटर से कम होते वही अंदर जा सकता है। तो ये सारी डिजीज से टू सम एक्सटेंट प्रोटेक्शन तो डेफिनेटली होगा। ट्यूबरक्लोसिस से भी मास्क की इम्पैक्ट है। ट्यूबरक्लोसिस में आप पेशेंट देखने जाएंगे तो यूजुअली N95 मास्क ही पड़ना चाहिए, उसकी भी एरोसोल ट्रांसमिशन होते हैं। तो कुछ डिजीज से डेफिनेटली प्रोटेक्शन होते हैं, बट मास्क एक एस्पेक्ट है, अकेला मास्क से सब कुछ तो अचीव नहीं होगा। हैंड वॉशिंग भी इम्पॉर्टेंट है। आप किसी इन्फेक्शन पेशेंट है जिसको कॉमन कोल्ड है उसकी कांटेक्ट में आया तो आपको हैंड वॉशिंग भी, फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये सारी मेंटेन करने होता है। तो डॉक्टर साहब एक बड़ी समस्या इसी संदर्भ में उत्पन्न होती है। आप जिस तरह से देखें, आपने कहा कि जो नेचर है, एनवायरनमेंट जो हमारा है, वो अगर पॉल्यूटेड होगा तो ये बीमारी और अन्य तरह की भी जो श्वास रोग संबंधित बीमारी हैं वो बढ़ेंगी। तो इससे अगर हम बचाव के पहलू अगर जानना चाहें, और हमारे दर्शक ये जिज्ञासा रखते हैं कि जैसे फॉग है, जैसे आपके प्लेन्स एरिया है उसमें अब फॉग आएगा, कोई जिस तरह से खेतों में जो पहले सिस्टम होता था पराली जलाने का वो भी बैन हो गया, जो भी हम जिस तरह के और फायर क्रैकर्स हैं उससे भी पॉल्यूशन बढ़ता था, तो हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? क्योंकि हमें रहना तो अक्सर इसी एनवायरनमेंट में रहना, और 24 घंटे जो हम सांस ले रहे हैं, रात दिन सांस की प्रक्रिया तो ये चलती रहती है, तो इससे कैसे अपने आप को मिनिमाइज किया जा सके जो कि हम खास तौर पर सीओपीडी जैसी घातक बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं? इम्पॉर्टेंट सवाल है। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट दोनों में हमें मैंने एम्फेसिस करने होगा। तो बेसिकली ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है, तो हमारी ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करना सबसे ज़रूरी है। कोई भी लेजिस्लेशन आने में ह्यूमन बिहेवियर चेंज नहीं भी हो सकता है, हमें उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने होगा, एंड उसके लिए पनिशमेंट भी चाहिए। तो मैंने ह्यूमन बिहेवियर चेंज करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो एडुकेशन से हो सकता है, आईसी एक्टिविटी, फिर लेजिस्लेशन से हो सकता है। हमें अवॉइड करना चाहिए, जिनको ऑलरेडी सीओपीडी है उनको कोशिश करना चाहिए डस्ट, स्मोक, फिर ये जो आग सेकने की जो होते हैं ना, इस टाइम आप देखेंगे विंटर में हर जगह में लकड़ी जला के आग सेकते हैं, वो भी बड़ा खतरनाक होते। तो हमें इस सबसे प्रिवेंशन तो करने, थोड़ा गैप डिस्टेंस रखने पड़ेंगे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है जो आप किसी को बोलेंगे जो आप घर के अंदर खाना बनाना लकड़ी से बंद कर दो। वी हैव टू प्रोवाइड देम द अल्टरनेटिव, ठीक है ना। तो बट एज फार एज पॉसिबल हमें इससे
डिस्टेंस भी रखना है एंड लोगों की जो बिहेवियर है जिससे और लोगों को खतरा हो सकता है उस बिहेवियर को चेंज करना है बाय इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटी एंड लेजिस्लेशन। तो सजग रहना, जागरूक रहना और नॉलेजेबल रहना और टाइम से अपने लक्षणों को पकड़ना बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेजिस्लेशन बनने में, बाकी चीज़ों में भी टाइम लगता है, वो भी साथ में तभी शुरू होगी जब आपका सहयोग और आपका योगदान होगा। चलिए अब जानते हैं, अगर ये सीओपीडी आपने बताया, ये बीमारी के कारण बड़े इंपॉर्टेंट कारण बताएं, सीओपीडी के जो प्रमुख लक्षण देखे गए हैं वो किस तरह के लक्षण शुरुआती दौर में किसी पेशेंट में देखे जा सकते हैं और उसको क्या हिदायत दी जा सकती है? क्या वो अपनी प्रिकॉशन प्रिवेंशन करे या उसकी कोई ट्रीटमेंट भी शुरुआती दौर पे की जा सकती है? सबसे पहले सीओपीडी होने के लिए दो चीज़ चाहिए। एक तो एक जेनेटिकल ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, बॉडी के अंदर कोई जीन होते जो स्मोकिंग, चूल्हा, इंडोर एयर पॉल्यूशन, आउटडोर एयर पॉल्यूशन, इससे उसकी प्रभावित होने की संभावना ज़्यादा होते हैं अगर किसी को ससेप्टिबल जीन होगा। जी ठीक है, तो सब एज मैंने आपको पहले ही बोला ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है, तो सबसे पहले लाइफस्टाइल आपको चेंज करने होगा। फिर कुछ सिम्टम है जो इस डिजीज में कॉमन है, बट वो स्पेसिफिक तो नहीं है बट कॉमन है, जैसा सांस फूलना। शुरू में ऐसा होता है, सांस फूलना आपको चौराई चढ़ के ही होता है। जब डिजीज प्रोग्रेस होते हैं ना, फिर प्लेन में चल के भी सांस फूलने लगते हैं। बहुत टाइम देखा गया जो पेशेंट काफ़ी लेट आते, एज हो गया तो वो धीरे धीरे चलते तो उनको फील नहीं होते, उनको जब सांस फूलना फील होते तब थोड़ा सा एडवांस हो जाते डिजीज। और कुछ लोग सोचते थे मेरा एज ज़्यादा हो गया, उम्र ज़्यादा हो गया, इस वजह से मुझे सांस फूल रहा है। तो बट हम यही बोलेंगे, अगर किसी को सांस फूल रहा है, चौराई चढ़ के थोड़ा थक जा रहे चल के, बा खांसी हो रहा है, बार बार बलगम आ रहे, लास्ट 2 साल से कंटिन्यू बलगम आ रहे, तो उनको डेफिनेटली नियरेस्ट हेल्थ सेंटर में जाना चाहिए। अभी हमारी स्टेट में नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रोग्राम चल रहा है, तो सीओपीडी क्लिनिक भी बहुत जल्दी सारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्टार्ट होगा। तो हमें ये दोनों चीज़ के लिए डॉक्टर के पास ठीक टाइम में जाना चाहिए, प्रॉपर इलाज जरूरी है और इसको कन्फर्मेशन भी करना जरूरी है। तो आप जैसे बता रहे थे कि सांस फूलना इसमें प्रमुख लक्षण होता है, साथ ही में जिस तरह से उग्रता या सीविरिटी या ड्यूरेशन ऑफ इलनेस बढ़ती है तो खांसी भी हो सकती है, उसके साथ बलगम भी आ सकता है। अक्सर ये देखा गया कि सीओपीडी के पेशेंट को जो हाथ की उंगलियां हैं या जो लिप्स हैं या नाक है, वो अक्सर देखा गया है कि वो ब्लूइश होना, और कई बार उनको देखा गया कि बैठे बैठे भी वो सांस ज़्यादा मुंह से लेते हैं, और कई बार अक्सर ये भी देखा गया कि सांस में कई बार कुछ अजीब सी आवाज़ें भी आना शुरू होती है। तो इस तरह की सिचुएशन क्या अमूमन सभी में देखी गई है या कोई ये स्पेशल लक्षण है, कोई एग्जर्बेशन का ये कोई साइन एंड सिम्टम्स है? आपने जो पहले बोला जो नीला हो जाना, लिप्स, टंग, देन फिंगर, बट ये यूजुअली एडवांस डिजीज में होते हैं। जब डिजीज काफ़ी प्रोग्रेस हो जाते तभी ये दिखाई देते, ये वाले साइन। सेकेंड आपने जो बोला जो एक्सर्बेशन, ये सीओपीडी के एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है, फ्लेयर अप बोलते हैं हम नॉर्मल टर्म में, जो कभी भी इन्फेक्शन व किसी वजह से उनकी तकलीफ ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें हमें 3-4 चीज़ में ध्यान देना चाहिए, जैसा जितने सांस पहले फूल रहे थे उससे ज़्यादा हो जाएंगे, प्लस आपको बलगम की परिमाण भी ज़्यादा हो सकते हैं, बलगम पीला भी हो सकता है अगर इन्फेक्शन से हुआ तो एक्सर्बेशन को ठीक टाइम में डायग्नोज करना जरूरी है एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट भी जरूरी है। यूजुअली देखा गया ना, मेनी टाइम्स ये एक्सर्बेशन अनडॉक्यूमेंटेड रहते, पेशेंट हॉस्पिटल तक नहीं आते, बट हम यही सजेस्ट करेंगे अगर पार्टिकुलरली किसी को अगर ब्लूइश हो जा रहे, नीला हो जा रहे, उनको डेफिनेटली हॉस्पिटल में जाना चाहिए और ठीक टाइम में प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए एक्सर्बेशन के लिए। अक्सर ये भी देखा गया है कि जब ये एक्सर्बेशन बहुत रिपीटेड, बड़ी फ्रीक्वेंटली होते हैं तो कई स्टेज में आप ऑक्सीजन थेरेपी भी जो पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, और उसमें कई लोगों को बहुत दिक्कतें आती हैं। हॉस्पिटल में तो इस सुविधाएं प्रोवाइड हो जाती हैं, पर जब घर की बात करें तो आप ऑक्सीजन कंसंट्रेशन या ऑक्सीजन थेरेपी की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन थेरेपी क्या सभी पेशेंट्स को ज़रूरत पड़ती है या उसके क्या पैमाने होते हैं कि जब आपको ये पता लगना चाहिए कि अब इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है और इसको कम से कम 12 से कई बार 12 से 18 घंटे तक आप बोलते हैं कि ऑक्सीजन थेरेपी देनी पड़ेगी? तो ये अगर ऑक्सीजन थेरेपी देनी पड़ी तो ये किस तरह की थेरेपी होती है, और साथ में अगर ये उपलब्धता कंसंट्रेटर की अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो ये कहाँ मुहैया करवा सकते हैं? ऑक्सीजन थेरेपी हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक तो एक्यूट एक्सर्बेशन जब होते
फ्लेयर अप होते, उस टाइम ऑक्सीजन अगर 88 से कम हो जाए तो हॉस्पिटल में हम ऑक्सीजन देते, वो टेम्पररी फेज है। जो परसिस्टेंट ऑक्सीजन कम होते, परसिस्टेंट हाइपोक्सीमिया बोलते हैं हम, उसके लिए आप एक्यूट कंडीशन में उसको पेशेंट को एसेस नहीं करना है। एक्यूट कंडीशन सेटल होने की 3 महीना बाद हम पेशेंट को एसेस करते हैं। परसिस्टेंट मतलब एटलीस्ट 3 रिपोर्ट्स होना चाहिए आर्टेरियल ब्लड गैस की, उसमें ऑक्सीजन लेवल कम होना चाहिए। तो इसमें रिइंबर्समेंट फैसिलिटी भी प्रोवाइडेड है गवर्नमेंट से। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जिनको परसिस्टेंट हाइपोक्सीमिया है उनको हम एडवाइस करते, और इसमें एटलीस्ट 16 to 18 आवर्स हमें लेने होता है। बट एक चीज ध्यान देना चाहिए, ऑक्सीजन नुकसान कारक भी है। अगर सीओपीडी पेशेंट में हमें ऑक्सीजन जो सैचुरेशन है 88 से 92 के बीच में ही रखना है। हम अगर ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे उससे भी पेशेंट की बॉडी में खराब गैस जो बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये इसमें भी हमें ध्यान देना है। तो अगर किसी को फ्रीक्वेंटली रिकरेंट एपिसोड्स अगर सीओपीडी के हो रहे हैं तो उन्हें सब बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक बन जाता है। साथ में इसी के साथ ये बात करते हैं निमोनियाज। क्या सीओपीडी फ्रीक्वेंट होने से निमोनिया की संभावना भी ज़्यादा बढ़ जाती है? और साथ में एक ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन जो हिंदुस्तान में अब तो छुटपुट देखी गई, और ख़ास तौर पर कोविड के बाद कोविड के इंसिडेंट्स भी काफ़ी कम देखे गए, तो इनके लक्षणों से किस तरह से भिन्न है निमोनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस के? आपने फ्रीक्वेंट एक्सरबेशन जो बताया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीओपीडी में देखा गया जिनको फ्रीक्वेंट एक्सरबेशन होते उन बाद में फ्यूचर में भी वो रिस्क बहुत ज़्यादा रहते। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट में इनहेलर थेरापी जो सबसे अच्छा थेरापी है, कहना हमारी बहुत लोग आके पूछते जे मैं इनहेलर ले रहा हूँ मुझे एडिक्शन तो नहीं हो जाएंगे। बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शन है, मिथ्स है। इनहेलर से कोई एडिक्शन नहीं होते। इनहेलर में आपको कम डोज दवाई यूज करने होते हैं, वो सीधा लंग में जाते पैथोलॉजी जिस एरिया में है, और एक साइड इफेक्ट भी बहुत कम होते प्रॉपरली अगर लेंगे तो। ठीक है, कुछ साइड इफेक्ट तो होते बट उसकी चांस बहुत कम होते। तो इनहेलर थेरापी से एडिक्शन नहीं होते। इनहेलर थेरापी फर्स्ट लाइन थेरापी होना चाहिए। टैबलेट, कफ सिरप, ये फर्स्ट लाइन थेरापी नहीं होना चाहिए। कुछ सीओपीडी पेशेंट में जो फ्लेयर अप होते उसकी एक इंपॉर्टेंट रीजन निमोनिया होते। आपने सही बोला, निमोनिया एक इंपॉर्टेंट रीजन होते फ्लेयर अप के लिए। जी, तो चलिए सीओपीडी की एक्सोबेशन भी होगी, ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में भी, ट्रीटमेंट के बारे में भी, इनहेलर के बारे में भी आपने बताया। ये कई बार अक्सर देखा गया है कि जो सीओपीडी का पेशेंट है जब वो घर जाता है तो उसका खान पान, उसका लाइफस्टाइल, दिनचर्या किस तरह की होनी चाहिए। साथ में कई बार आप रिकमेंड करते हैं कई वैक्सीन्स, उसकी क्या रोल होना चाहिए, और वो किस एज में कितने साल बाद उसकी रिक्वायरमेंट। कई बार आप इन्फ्लुएंजा और निमोकोकल स्ट्रेन्स की बात करते हैं, तो हमारे हिमाचली प्रदेश में जैसे वो किस सीजन में लगना ज़रूरी है और कितने ड्यूरेशन के बाद उसको लगाना ज़रूरी है, जो कि आप फ्रीक्वेंट अटैक से, निमोनिया जैसी घातक बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। सीओपीडी में न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखेंगे कुछ सीओपीडी पेशेंट है जिनकी बॉडी मास इंडेक्स हम बोलते, बीएमआई काफ़ी लो हो जाते। बीएमआई लो भी उतनी खतरनाक है जितने हाई बीएमआई। हाई बीएमआई से कार्डियोवास्कुलर डिजीज होते। लो बीएमआई एक सीओपीडी पेशेंट के लिए रिस्क होते, मोर्टालिटी रिस्क होते। तो सीओपीडी पेशेंट की प्रोटीन लॉस होते बहुत रैपिडली, तो हमें हाई प्रोटीन डाइट उनके लिए एडवाइस करना चाहिए। ट्रीटमेंट, ड्रग, मेडिकेशन ट्रीटमेंट छोड़ के भी बहुत कुछ है। न्यूट्रिशनल थेरापी, देन फिजियोथेरापी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बहुत टाइम हम एडवाइस नहीं करते, हमारी बहुत लोग एडवाइस नहीं करते। फिजियोथेरापी हर सीओपीडी पेशेंट को हमें एडवाइस करना चाहिए जहाँ फिजियोथेरापी फैसिलिटी है। देन वैक्सीनेशन एक और एस्पेक्ट है। वैक्सीनेशन एटलीस्ट सीवियर सीओपीडी में तो आपको वैक्सीनेशन करना मस्ट है। हम जितने मैंने पेशेंट की इन्फेक्शन से बचा सकते उतने ही अच्छा है। तो 2 टाइप की वैक्सीन है। एक तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है। यूजुअली हिमाचल में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हमें सितंबर में, अक्टूबर में लगा लेना चाहिए, विंटर स्टार्ट होने की पहले। निमोनिया जो वैक्सीन है, 2 टाइप की निमोनिया वैक्सीन होते। एक निमोकोकल 13 वैक्सीन होते जो कॉन्जुगेट वैक्सीन, इसकी इम्यूनोजेनिसिटी ज़्यादा होते, बॉडी में बेटर इम्यूनिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते। और एक निमोकोकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन होते, निमोवैक 23। तो अगर 65 के नीचे एज है, आप पहले 13 लगाए, उसकी एटलीस्ट 8 वीक्स बाद में
कम से कम गैप 8 वीक्स होना चाहिए, फिर 23 एडवाइस कीजिए। 65 के ऊपर आप 23 भी लगा सकते हो, 13 लगाना नहीं लगाना वो आपको केस टू केस डिसाइड करना है। 23 को बार बार 5 साल बाद रिपीट करते, बट आप बार बार रिपीट करेंगे ना, उससे बॉडी इम्यूनोजेनिसिटी कम हो जाएंगे, तो हमें ये भी बात ख्याल रखना चाहिए। तो वैक्सीन के बारे में आप जैसे बता रहे हैं कि सितंबर ऑनवर्ड जैसे भी आपके सर्दियों का मौसम है, उससे पहले जो भी एज ग्रुप आपने बताया और हाई रिस्क ग्रुप बताया, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया बीएमआई ज़्यादा, जैसे कि ओबेसिटी है, मोटापा, साथ में अक्सर ये भी देखा गया कोई अल्कोहलिक पेशेंट है, किसी में कोमॉर्बिडिटी डायबिटीज़ है, कोई हार्ट का पेशेंट है, तो क्या इसमें इस संभावना जो उग्रता की संभावना है या एक्सोर्बेशन की संभावना ज़्यादा बढ़ सकती है, उनको उस पैरामीटर्स को भी नियंत्रण करना ज़रूरी है या नहीं? एक्चुअली सीओपीडी में एक लंग डिजीज हम ना सोचे, सीओपीडी एक सिस्टमिक डिजीज है, बॉडी की ऑलमोस्ट मेजर ऑर्गन्स सारी इन्वॉल्व हो सकता है। आपको बताते जो माइल्ड टू मॉडरेट सीओपीडी होते उसमें सबसे कॉमन कॉज ऑफ डेथ होते कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, और जो सीवियर सीओपीडी होते उसमें रेस्पिरेटरी फेलियर होते। तो जब हम सीओपीडी पेशेंट देखते हैं हमें सारी कोमॉर्बिडिटी एसेस करना चाहिए। पेशेंट को साइकियाट्रिक कोमॉर्बिडिटी होते, एंजाइटी डिप्रेशन होते, पेशेंट को कार्डियोवैस्कुलर होते, इवन सीए लंग भी कॉमन होते, ये सारी हमें प्रॉपर एसेस करके एक हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट देना चाहिए। अगर हम सिर्फ लंग में भी इन्वॉल्व होगा, लंग वाले पार्ट की ट्रीटमेंट करेंगे तो पेशेंट को कंप्लीट इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो ये रूटीनली हमें हर विजिट में एसेस करना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है कि लक्षणों को समय पर भांपना, उसका समय पर इन्वेस्टिगेशन, उससे पुष्टि करवाना कि क्या वो सीओपीडी के एक्सर्बेशन हो रहे हैं, निमोनिया हो रहा है, निमोनिया के भी फिर कई तरह के कारण आप बताते हैं, ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है, आपका कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, आपका मैलिग्नेंसी कैंसर जैसी घातक बीमारी भी हो सकती है। तो अगर शुरुआती दौर में ही आप पूरी इन्वेस्टिगेशन और डॉक्टरी परामर्श लेते हैं तो आप सभी चीज़ों को प्रोग्रेशन से रोक सकते हैं और अपनी ट्रीटमेंट का समाधान आप शुरुआत में ही पा सकते हैं। आपने डाइट के बारे में खूब बताया कि डाइट किस तरह का होना चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल किस तरह का होना चाहिए, हमारा दिनचर्या, और ख़ास तौर पर हमारी वैक्सीनेशन के बारे में भी हम जागरूक रहने चाहिए। अंत में आपसे एक शॉर्ट में एक सवाल करना चाहूँगा कि घर में किस तरह के माहौल में इस तरह के व्यक्ति को रखना चाहिए? सीओपीडी पेशेंट को जी, तो हम यही बोलेंगे जो सीओपीडी पेशेंट में जैसा घर में चूल्हा वगैरह जितने उनको एक्सपोजर अवॉइड कर सकता हो, कोई पैसिव पेशेंट कोई स्मोक ना करे और कोई पर्सन घर में जो पेशेंट को नुकसान कारक हो, कोई अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन होगा तो पेशेंट को चाहिए उनसे थोड़ा डिस्टेंस रखे, हैंड वॉशिंग करे, मास्क भी पड़ सकता है। ठीक है, ठीक है। तो प्रॉपर अगर सतर्कता बरतते हैं, पूरे अपने पैरामीटर्स को नियंत्रण में रखते हैं, स्मोकिंग से दूर रहते हैं, और जो फैक्टर्स आपने बताए जो उग्रता के जो कारण बनते हैं उन पे अगर आप अमल करते हैं तो आप इस घातक बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का विषय, और हमारे साथ जो मौजूद थे वो थे प्रोफेसर मलय सरकार जी, जो कि विभागाध्यक्ष हैं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में पल्मोनरी मेडिसिन विभाग में। उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। अगली बार हम फिर मुलाकात करेंगे एक नई समस्या और एक नए समाधान को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्ते।